दोस्तों, मैं फ़तह हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा नीट 2023 की आंसर की। ये पेपर कोड है H6। पहला प्रश्न है ये, यदि परिपथ में धारामापी G कोई विक्षेप नहीं दर्शाता है तो R का मान क्या होगा। ये हमारा परिपथ दिया गया है, इसमें R की वैल्यू क्या होगी। ये 400 ओम है और ये अज्ञात है, तो R की वैल्यू सॉल्व करके निकाली है तो ये 100 एम आएगी। पहला विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, माना एक तार को किसी छत यानी दृढ़ आधार से लटकाया गया है तथा इसके मुख्य सिरे से डब्ल्यू भार बांधकर खींचा जाता है। ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार के किसी बिंदु पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल है, तो ये W/A होगा। चौथा विकल्प इसका सही है। सीजियम CS, पोटेशियम K तथा सोडियम Na का कार्य फलन क्रमशः 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि आपतित वैद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इनमें से कौन सी प्रकाशग्राही सतह प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है, तो ये केवल सीजियम कर सकता है। तीसरा विकल्प इसका सही है। वेंट्रोमापी कार्य करता है, तो ये वेंट्रोमापी जो कार्य करता है वो बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करता है। चौथा विकल्प इसका सही है। किसी लंबे स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा U है जब इसे 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है। यदि स्प्रिंग को 8 सेंटीमीटर खींचा जाए तो इसमें संचित स्थितिज ऊर्जा होगी, तो इसकी संचित स्थितिज ऊर्जा 16 U हो जाएगी। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। किसी गैस का तापमान -50 डिग्री सेंटीग्रेड है, गैस को किस तापमान तक गर्म किया जाए कि इसकी वर्ग माध्य मूल्य चाल में 3 गुनी वृद्धि हो जाए, तो इसको हम 3295 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे, तब इसकी वर्ग माध्य मूल्य चाल में 3 गुनी वृद्धि होगी। तो चौथा विकल्प इसका सही है। साबुन के घोल से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का साबुन का बुलबुला बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा लगभग है। साबुन के घोल का प्रश्न तनाव 0.03 न्यूटन पर मीटर है, तो इसका जो साबुन के घोल बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो मात्रा होगी वो होगी 3.01 गुणा 10⁻⁴ जूल। तो पहला विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, M द्रव्यमान तथा R त्रिज्या के एक ठोस गोले की इसकी अक्ष के पृथक घूर्ण त्रिज्या तथा समान द्रव्यमान व त्रिज्या के पतले खोखले गोले की इसकी अक्ष के पृथक घूर्णन त्रिज्या का अनुपात है, तो ये अनुपात 3:5 होगा। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। किसी बंदूक से गोली क्षैतिज से 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिशा में ऊपर की ओर 280 मीटर पर सेकंड की चाल से दागी जाती है। गोली द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई है, तो इसकी अधिकतम ऊंचाई निकाली गई है। G की वैल्यू दी गई है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 37 की वैल्यू दी गई 0.5। तो ये उसकी अधिकतम ऊंचाई जो आई है वो 1000 मीटर सॉल्व करने के बाद निकल कर आई है। तो पहला विकल्प इसका सही है। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग मुक्त आकाश में गति कर रही है। यदि विद्युत क्षेत्र 48 वोल्ट पर मीटर आयाम तथा 2 × 10⁻10 हर्ट्ज आवृत्ति पर ज्या वक्र के अनुरूप दोलन करता है, तब चुंबकीय क्षेत्र के दोलन का आयाम होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो इसका जो चुंबकीय दोलन का आयाम आया है वो 1.6 × 10⁻⁷। पहला विकल्प इसका सही है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला परिणामी चुंबकीय फ्लक्स है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला परिणामी चुंबकीय फ्लक्स 0 होगा। तीसरा विकल्प इसका सही है। कार्नो इंजन की दक्षता 50% है जब इसके स्रोत का तापमान 327 डिग्री है। अभिगम का तापमान कितना होगा, तो अभिगम का तापमान 27 डिग्री है। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ में 2 पीएन संधि डायोड, एक मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर संधारित्र तथा एक लोड प्रतिरोध लगे हैं। इनमें से कौन सा घटक दृष्टिकारित निर्गत से प्रतिवर्ती श्रृंखला विलुप्त करता है, तो इसकी दृष्टिकारित निर्गत से प्रतिवर्ती श्रृंखला विलुप्त करता है वो संधारित्र है। तो पहला विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित परिपथ में प्रदर्शित निकाय की तुल्य धारिता कितनी होगी। इसकी तुल्य धारिता कितनी होगी, ये संधारित्र और ये
समांतर क्रम में है ये दोनों, और ये इन दोनों के श्रेणी क्रम में। इसको हम हल कर लेंगे और आगे। तो ये आ रहा है हमारा 2 माइक्रोफैराड, तीसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ में प्रेरकत्व L 10 मिली हेनरी है, धारित्र 1 माइक्रोफैराड तथा प्रतिरोध 100 ओम है। अनुनाद उत्पन्न होने की स्थिति में आवृत्ति होगी। तो इसके अनुनाद उत्पन्न होने की स्थिति में जो आवृत्ति होगी वो सोल्व कर निकल के आएगी 1.59 किलोहर्ट्ज। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, यदि बंद पृष्ठ के लिए समेशन ऑफ सरफेस E.ds बराबर 0 है, तब पृष्ठ में प्रवेश करने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या तथा छोड़ने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या के बराबर होना चाहिए। ये हमारी शर्त ये बराबर होंगे तभी इसकी वैल्यू 0 आएगी E.ds की। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। 17वां प्रश्न है, एक विद्युत द्विध्रुव को 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम तीव्रता के एक विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री कोण पर रखा गया है। इस पर लगने वाला बल आघूर्ण 4 न्यूटन मीटर है। यदि द्विध्रुव की लंबाई 2 सेंटीमीटर हो तो द्विध्रुव पर आवेश है, तो कितना आवेश है? 2 मिली कूलम है। तो दूसरा विकल्प है वो सही है। एक फुटबॉल का खिलाड़ी दक्षिण दिशा की ओर दौड़ रहा है और विरोधी से बचने के लिए अचानक समान चाल से पूरब की ओर मुड़ता है। खिलाड़ी पर आरोपित बल जब वह मुड़ता है होगा, ये बल जो जब वह मुड़ेगा तो उत्तर पूरब की ओर होगा। पहला विकल्प इसका सही है। 4 माइक्रो हेनरी प्रेरकत्व के प्रेरक में 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। इसमें संचित चुंबकीय ऊर्जा है। तो इसमें संचित चुंबकीय ऊर्जा होगी 8 माइक्रोजूल। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। वर्ण कोड से ज्ञात किया गया एक कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध 22,000 ±5% ओम है। तीसरे बैंड का वर्ण होना चाहिए। तो तीसरे बैंड का वर्ण नारंगी होना चाहिए। पहला विकल्प इसका सही है। वायु में प्रकाश T1 समय में x दूरी तथा अन्य सघन माध्यम में T2 समय में 10x दूरी तय करता है। इस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण है। तो इस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण कितना होगा? तो इसको सॉल्व किया गया है तो हमारा आया है sin इनवर्स tan T1/T2। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। यंग के द्विध्रुवी प्रयोग के लिए 2 कथन निम्नवत हैं। इसमें 2 कथन दिए गए हैं यंग के द्विध्रुवी प्रयोग के लिए। तो इसमें देखना है सत्य असत्य। यदि पर्दा झिर्रियों के तल से दूर जाता है तो फ्रिंजों का कोणीय पार्थक्य। पहला कथन दिया गया है, यदि पर्दा झिर्रियों के तल से दूर जाता है तो फ्रिंजों का कोणीय पार्थक्य नियत रहता है। तो इसमें जो पहला कथन है वो तो सही है। यदि एक वर्णित स्रोत को किसी दूसरे अधिक तंग के गुणित स्रोत से बदल दिया जाता है तो फ्रिंजों का कोणीय पार्थक्य घटता है। तो ये जो कथन है वो गलत है। तो इससे कोणीय पार्थक्य कोई अंतर नहीं आता है। तो इसमें देखते हैं विकल्पों में कथन 1 जो है वो सत्य है परंतु कथन दूसरा असत्य है। तो पहला ही विकल्प इसका सही है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 20 मिनट है। कितने समय में पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा के 1/16 भाग तक विघटित हो जाता है? तो हर 20 मिनट में वो आधा हो जाता है। तो ये 4 बार में 1/16 भाग रह जाएगा। तो ये 4 जो होगा 20 जब 80 होता है तो 80 मिनट में ये 1/16 भाग तक विघटित हो जाएगा। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। ताप तथा वोल्टेज स्रोत में अप्रत्याशी उतार चढ़ाव के कारण मापन में त्रुटियां हैं। तो ये त्रुटियां यादृच्छिक त्रुटियां हैं। तो दूसरा विकल्प इसका भी सही है। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त की परिधि पर गतिमान एक पिंड का कोणीय त्वरण होगा। किसी वृत्त की परिधि पर अगर कोई पिंड गतिमान है तो उसका कोणीय त्वरण घूर्णन अक्ष के अनुदिश होगा। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। एक प्रत्यावर्ती स्रोत को संधारित्र से जोड़ा गया है। इसकी संचालित आवृत्ति घटने से
विस्थापन धारा घटती है, तो पहला विकल्प इसका सही है। समान लंबाई के खुले पाइप तथा बंद पाइप द्वारा उत्पन्न मूल गुणावृत्ति की आवृत्तियों का अनुपात होगा। तो ये अनुपात खुले और पाइप का जिसकी लंबाई समान है उस पर उत्पन्न मूल गुणावृत्ति की आवृत्तियों का अनुपात 2:1 होगा। तो चौथा विकल्प इसका सही है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है, ब्रैकेट श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है, कौन सी है इसमें? तो ये 4 लैम्डा है, तो चौथा विकल्प इसका भी सही है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 कथन 2, इनको देखना है, इनमें से सत्य असत्य बताना है। फोटोवोल्टिक युक्तियां प्रकाशिक विकिरण को विद्युत धारा में परिवर्तित कर सकती हैं, तो ये जो कथन है वो सही है। दूसरा कथन है, जेनर डायोड भंजन क्षेत्र में पार्श्वदिशिक बायस अंतर्गत कार्य करने के लिए बनाया गया, ये भी कथन सत्य है। ये तीसरा विकल्प, दोनों कथन 1 और कथन 2 सही हैं, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित परिपथ में धारा का परिमाण एवं दिशा बताइए, तो ये हमारा परिपथ दिया है, इसमें धारा जो होगी वो कितनी होगी और इसकी दिशा कितनी होगी, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसका जो आंसर है वो है 0.5 एम्पियर, जो ई से होकर ए से बी की ओर धारा होगी, तो चौथा विकल्प इसका सही है। द्रव्यमान m तथा 9m के 2 पिंड एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। पिंडों को मिलाने वाली रेखा पर जहां गुरुत्वीय क्षेत्र 0 है, गुरुत्वीय विभव होगा g जो है वो गुरुत्वीय स्थिरांक है, तो इसका गुरुत्वीय विभव निकल के आया -16 gm/r, तो पहला विकल्प इसका सही है। एक धातु तार का द्रव्यमान 0.±0.002 ग्राम, त्रिज्या 0.3 ±0.001 mm मिलीमीटर तथा लंबाई 5 ±0.02 cm है, यानी सेंटीमीटर है। ये ग्राम में दिया है, ये मिलीमीटर में और ये सेंटीमीटर। घनत्व के मापन में अधिकतम संभव त्रुटि लगभग होगी, जो इसकी जो घनत्व का मापन करेंगे इसमें अधिकतम जो त्रुटि आएगी संभव वो होगी 1.6%, पहला विकल्प इसका सही है। एक वाहन आधी दूरी चाल v से तथा शेष दूरी 2v से गति करता है, उसकी औसत चाल कितनी होगी? तो औसत चाल इसकी होगी 4v/3, पहला विकल्प इसका सही है। एक 12 वोल्ट 60 वाट लैंप अपचयी ट्रांसफार्मर के द्वितीयक से जुड़ा है, जो प्राथमिक 220 वोल्ट के प्रतिवर्ती स्रोत से जुड़ा है। ट्रांसफार्मर को आदर्श मानकर प्राथमिक वाइंडिंग में धारा होगी वो होगी 0.27 एम्पियर, तीसरा विकल्प इसका सही है। V वोल्ट्स के एक विभवांतर से त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न x किरणों की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य अनुक्रमणपाती है, ये अनुक्रमणपाती है 1/v के, तो चौथा विकल्प इसका सही है। प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 ओम तथा 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6.8 ओम है। तार का प्रतिरोध ताप गुणांक है। तार का प्रतिरोध ताप गुणांक जो आएगा सॉल्व करके 3 × 10⁻² पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो पहला विकल्प इसका सही है। एक वैद्युत द्विध्रुव चित्र में प्रदर्शित है। द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव है, कितना होगा? ε0 मुक्त आकाश विद्युतशीलता था 1/4πε0 बराबर k। तो इसमें हमें निकालना है बिंदु P पर विद्युत विभव, तो ये निकल कर आया है 3/8, तीसरा विकल्प इसका सही है। दिए गए लॉजिक प्रपत्र की सत्यता सारणी है, तो ये हमारा लॉजिक प्रपत्र दिया गया है, इसकी सत्यता सारणी होगी वो होगी चौथे विकल्प में जो दिया गया है 0 0 0 0 1 1 1 0 1 और 1 1 1, तो चौथा विकल्प इसका सही है। प्रदर्शित चित्र के अनुसार एक लंबे चालक तार को A से B तक अर्धवृत्ताकार आकार में मोड़ा गया है। ये अर्धवृत्ताकार आकार है, इसमें ये तार मोड़ा गया है।
स्थिर धातु विन्यास के लिए बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? यहाँ पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? इसकी दूरी r दी गई है, तो ये r ये हमारी I है, यहाँ से बह के बस वापस I ही निकल रही है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र P पर कितना होगा? इसको सॉल्व किया गया तो ये आया μ0I/4 r1 - 2π/π। पेज से बाहर की ओर, ये पेज है उससे बाहर की ओर निकल रहा होगा, इसकी दिशा होगी पेज से बाहर की ओर, तो पहला विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, एक समान फोकस दूरी f के दो पतले लेंस हैं किंतु एक उत्तल दूसरा अवतल है। जब वे एक दूसरे के संपर्क में रखे जाते हैं तो संयोजन की तुल्य फोकस दूरी क्या होगी? एक समान फोकस दूरी है, एक दोनों पतले लेंस हैं, एक अवतल एक उत्तल है, दोनों को मिलकर ये एक समतल दर्पण का कार्य करेंगे, तो इसकी जो फोकस दूरी वो अनंत होगी, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। हाइड्रोजन परमाणु के सबसे आंतरिक कक्षा की त्रिज्या 5.3 × 10⁻11 मीटर है। हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी अनुमोदित कक्षा की त्रिज्या क्या है? तो हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी अनुमोदित कक्षा की त्रिज्या 4.77 एंगस्ट्रॉम होगी, तो दूसरा विकल्प इसका भी सही है। एक गतिमान कार का अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए ताकि कार के फर्श पर रखी एक वस्तु स्थिर बनी रहे। वस्तु तथा फर्श के बीच का स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.15 है। तो गतिमान कार का जो अधिकतम त्वरण होगा वो होगा 1.5 मीटर/सेकंड², तो पहला विकल्प इसका सही है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिए, हम अभी तो सिर्फ आंसर बता रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके अगली वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। तो अभी हम सिर्फ आंसर बता रहे हैं, आप इसको सॉल्व करें और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शेयर करें। अगला प्रश्न है, एक उपग्रह टी आवर्तकाल के साथ पृथ्वी तल के ठीक ऊपर की कक्षा में स्थापित किया जाता है। यदि पृथ्वी का घनत्व d तथा g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो तो राशि 3π/GD प्रदर्शित करती है। तो ये राशि 3π/GD t² को प्रदर्शित करेगी, तो चौथा विकल्प इसका सही है। परिपथ जैसा कि ये चित्र दिया गया है, इस परिपथ की परिणामी प्रतिबाधा होगी, परिणामी प्रतिबाधा जो Z निकल कर आएगी 5√5 ओम आएगी, तो पहला विकल्प इसका सही है। एक समान प्रतिरोध R के 10 प्रतिरोधों को E विद्युत वाहक बल तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जब उन्हें समान बैटरी के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो धारा n गुनी हो जाती है। तो n का मान कितना होगा? तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसका निकल के आएगा 100 n का मान आएगा, तो चौथा विकल्प इसका सही है। एक नदी पर एक क्षैतिज पुल बनाया गया है। पुल पर खड़ा एक छात्र 4 मीटर/सेकंड के वेग से एक छोटी गेंद ऊर्ध्वाधर तल के ऊपर की ओर फेंकता है। 4 सेकंड बाद गेंद पानी की सतह से टकराती है। पानी सतह से ऊपर पुल की ऊंचाई कितनी होगी, जबकि g बराबर 10 मीटर/सेकंड²। लीजिए, तो ये हमारी जो सॉल्व करके आई है वो 64 मीटर निकल कर आई है, तो पहला विकल्प इसका सही है। दिखाए गए चित्र में लेंसों के संयोजन की तुल्य फोकस दूरी क्या है? सभी लेंस पतले मानकर, ये लेंस जो है पतला मानते हैं R, और ये भी पतला है, तो इसको ये संयोजन, ये उत्तल है, ये दोनों अवतल हैं, तो इसका संयोजन ये दिया है N1 N2। तो ये है पदार्थ का अपवर्तनांक, और R1 R2 जो है वो 20 सेंटीमीटर इसकी वक्रता त्रिज्या है। तो ये निकलकर आई है 100 सेंटीमीटर, तो इसका पहला विकल्प सही है। L लंबाई के एक तार में I धारा x अक्ष की धनात्मक दिशा के अनुदिश प्रवाहित होती है। इसे एक चुंबकीय क्षेत्र B 2I + 3J-4 के T में रखा जाता है। तार पर कार्यरत चुंबकीय बल का परिमाण है। तो
तार पर जो चुंबकीय बल कार्य करेगा वो होगा 5IL। तो पहला विकल्प इसका सही है। सरल आवर्त गति कहते हुए कण का xt ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है। t सेकंड बराबर 2 सेकंड पर कण का त्वरण होगा। ये हमारा xt यानी समय सेकंडों में ये दिया है x अक्ष पर और दूरी y अक्ष पर दी गई है। विस्थापन तो 2 सेकंड पर कण का त्वरण कितना होगा ये हमें निकालना है। तो ये निकल कर आया है -π²/16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। बंदूकीय गोली लकड़ी के एक आयताकार टुकड़े पर, यह है 50वां प्रश्न और फिजिक्स पोर्शन का लास्ट प्रश्न है। ये 2 भागों में बटे हुए हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 प्रश्न हैं जो कंपलसरी हैं। अब सेक्शन बी में 25 के बाद 15 प्रश्न हैं, 36 से 50 तक। उनमें 15 प्रश्न में से 10 प्रश्न आपको सॉल्व करना है यानी आंसर देना है। टोटल प्रश्न हमें 45 ही के आंसर देना है, जबकि 50 प्रश्न दिए गए हैं। तो 50वां प्रश्न और फिजिक्स पोर्शन का लास्ट प्रश्न है। बंदूकीय गोली लकड़ी के एक आयताकार टुकड़े पर बंदूकीय गोली लकड़ी के एक आयताकार टुकड़े पर u वेग से दागी जाती है। जब गोली गुटके में क्षैतिज दिशा में 24 सेंटीमीटर घुस जाती है, गोली का वेग u/3 हो जाता है। यानी u वेग से दागी जाती है तो तिहाई हो गया उसका वेग। तब यह पुनः रुकने से पूर्व तक उसी दिशा में लक्ष्य को ठीक दूसरी सतह तक भेजती है। गुटके की कुल लंबाई कितनी है? तो इसको जो सॉल्व किया गया है इसको निकल के आया 27 सेंटीमीटर। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन फर्स्ट और सेकंड। इन कथनों के आधार पर विकल्प हैं सत्य और असत्य छांटना है। पहला कथन है किसी क्षारक के शर्करा की फर्स्ट पोजीशन पर जोड़ने से निर्मित इकाई को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो ये जो कथन है वो सही है। जब न्यूक्लियोसाइड शर्करा अर्धांश की 5' स्थिति पर फास्फोरस अम्ल से जुड़ता है तो हमें न्यूक्लियोटाइड प्राप्त होता है। ये कथन जो है वो गलत है। ऑप्शंस में देख रहे हैं, कथन पहला सत्य है परंतु कथन सेकंड असत्य। तो पहला विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KCl के सेंटीमोलर विलयन की चालकता 0.0210 पर ओम पर सेंटीमीटर है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विलयन वाले सेल का प्रतिरोध 60 ओम है। तो सेल स्थिरांक का मान जो होगा 1.26 पर सेंटीमीटर होगा। तो पहला विकल्प इसका भी सही है। नाइट्रोजन अणु के आणविक कक्षकों की ऊर्जाओं का सही क्रम है। तो नाइट्रोजन अणु के आणविक कक्षकों की ऊर्जाओं का सही क्रम है वो हमारा है तीसरे विकल्प में सिग्मा फर्स्ट S सबसे कम होगा, इससे ज़्यादा इसमें होगा सिग्मा स्टार 1S। और इस तरीके से ये हमारा पूरा तीसरे विकल्प में जो क्रम दिया गया है वही सही क्रम है। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। पिरीडीन में सिग्मा आबंध, पाई आबंध और इलेक्ट्रॉनों की एकाकी युग्मों की संख्या क्रमशः है। तो पिरीडीन में 11 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 3 पाई बॉन्ड और 1 इलेक्ट्रॉन एकाकी युग्म होता है। तो पहला विकल्प इसका सही है। वह तत्व जो अनुमानतः निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक बड़ा आयन बनाएगा वो है नाइट्रोजन का परमाणु। तो पहला विकल्प इसका सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर चिन्हित किया गया है। यानी एक अभिकथन ए है और इसका कारण आर है। तो जो अभिकथन है वो देखें, गोताखोरी के उपकरणों में हीलियम को ऑक्सीजन को तनु करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये बात तो सही है। हीलियम की O2 में उच्च विलेयता होती है, ये बात गलत है, विलेयता नहीं होती है। तो ए सत्य है परंतु आर असत्य है। पहला विकल्प ही इसका सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा कीजिए। ये अभिक्रिया हमारी दी गई है, एसजेंसी क्रिया कराई है, उसके बाद बी उत्पाद बना है और उसके बाद शांत H2SO4 से
अब शांत H2SO4 से क्रिया कराई, उसने C उत्पाद बनाया। तो ये C उत्पाद क्या है ये हमें बताना है। तो ये दिया है दूसरे विकल्प में, तो ये दूसरा विकल्प इसका सही है। 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए और उत्पाद को पहचानिए। ये अभिक्रिया की गई है, SBr से क्रिया की गई, तो उत्पाद हमारा P बना है। तो इस 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल से क्रिया हुई है HBr की, तो उसमें उत्पाद P बना है। तो P उत्पाद को पहचानना है। तो ये हमारा दिया है HBr से क्रिया कराई गई है, तो Br इसमें जुड़ गया है तीसरे विकल्प में। तो ये उत्पाद बनेगा तीसरे विकल्प में जो दिया है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में कौन सा बॉयल के नियम का सही ग्राफीय निरूपण है? तो बॉयल के नियम में T कांस्टेंट होता है, तो ये देखें P और 1/B के बीच ग्राफ बनाया गया है, ग्राफ निरूपित हो रहा है, तो ये नहीं होगा। दूसरे विकल्प में V दे रहे हैं, T यहाँ पर कांस्टेंट होता है, तो ये T यहाँ बढ़ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरे विकल्प में भी नहीं होगा। और ये चौथे विकल्प में जो दिया गया है 1/V बढ़ रहा है, तो T हमारा 1 कांस्टेंट है, T2 कांस्टेंट, T3 कांस्टेंट है, तो T3 इज ग्रेटर देन T2, T2 ग्रेटर देन T1 होगा। तो ये जो चौथे विकल्प में ग्राफ दिया है ये सही निरूपित हो रहा है बॉयल के नियम के लिए, तो चौथा विकल्प इसका सही है। स्थायित्व को कारक लेते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध व्यक्त करता है? तो इसमें दूसरे विकल्प दिया है TLI इज ग्रेटर देन TLI3, तो ये संबंध सही है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद को पहचानिए। यह भी अभिक्रिया दी गई है, यहाँ पर उत्पाद पहचानना है। तो उत्पाद इसमें क्या होगा, Cu2Br2 HBr और Mg की तरह और H2 से क्रिया कराई गई है, तो इसमें N2Cl विस्थापित हो जाएगा और हमें जो उत्पाद प्राप्त होगा चौथे विकल्प में दिया गया है, ये है बेंजीन, तो चौथा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित संकुलों में से होमोलैप्टिक संकुल है, तो ये होमोलैप्टिक संकुल पोटेशियम ट्राईऑक्सीइलेक्ट्रोल एल्यूमिनेट है। थर्ड ये क्या है, होमोलैप्टिक संकुल है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। अंतराणविक बल अन्योन क्रिया करने वाले कणों से आकर्षण और प्रकर्षण के वे बल होते हैं जिनमें सम्मिलित होते हैं। इसमें द्विध्रुव बल सम्मिलित होता है, ये सही है। द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल, हाइड्रोजन आबंध, ये सही है। सहसंयोजी आबंधन ये गलत है। विकिरण बल ये सही है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो इसमें A, B, C और E सही है, D इसमें जो है वो गलत है, तो पहला विकल्प इसका सही है। जलीय विलयनों में Cu++ लवणों का स्थायित्व Cu+ से अधिक निम्नलिखित के कारण होता है, तो ये जलीयहीन ऊर्जा के कारण होता है, तो पहला विकल्प इसका सही है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। तो इसमें A में सूची फर्स्ट ABCD दी गई है और इसमें 1 2 3 3rd 4th है। तो इसमें पहले A है, तो A जो है वो अपचायक की भांति उपयोग किया जाता है, तो A का संबंध तीसरे से होगा। हीरा जो है वो कार्बन परमाणु sp3 संकृत होते हैं, तो ये B का फर्स्ट से होगा। फ्लोरीन जो है पिंजरानुमा अणु है, तो ये 4th से। और ग्रेफाइट शुष्क स्नेहक रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसको हम मिलान कर लेंगे। इसमें उपयुक्त विकल्प चुनना है, तो A 3, B फर्स्ट, C 4 और D 2, तो ये पहला विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो हमें सही नहीं कथन चुनना है। तो A में देखें, हाइड्रोजन का उपयोग भारी धातु ऑक्साइडों को धातुओं में अपचयन करने के लिए किया जाता है, ये कथन जो है वो सही है। भारी जल का उपयोग अभिक्रिया क्रियाविधि के अध्ययन के रूप में किया जाता है, ये भी सही है। हाइड्रोजन का उपयोग तेलों में संतृप्त वसाओं को बनाने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। यानी A, B, C तीनों सही हैं। किसी भी तत्व के दो परमाणुओं के बीच एकल आवंधन की तुलना में HH आवंधन वियोजन एंथैल्पी न्यूनतम होती है, तो ये सही नहीं है। हाइड्रोजन आयरन से अधिक क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइडों को अपचित करती है, तो ये जो E है वो भी सही नहीं है। तो हमें सही नहीं ढूंढना थे, तो D और E जो है वो सही नहीं है।
तो ये है डी और ई, तो पहला विकल्प इसका सही है। 20% शुद्ध चूना पत्थर के 20 ग्राम को गर्म करने से उत्पन्न CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के द्रव्यमान के लिए सही विकल्प है। जहाँ कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 40 है। ये क्रिया दी गई है, इसको सॉल्व किया गया है तो इसका आया है 1.76 ग्राम, तो चौथा विकल्प इसका सही है। नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए है समीकरण डेल आर जी इक्वल टू -NFE सेल में है और डेल आर जी का मान एन पर निर्भर करता है, तो ये बात इसकी सही है। सूत्र से दिख रहा है जी आर का मान डेल आर जी का मान एन पर निर्भर है, तो ये ए सही है। ई जो है वो जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है और डेल आर जी एक मात्राश्रित गुणधर्म है, ये भी सही है, यानी इसकी सही व्याख्या करता है। तो इसमें विकल्प हम देखें ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथन हमारे देखें, सभी तत्वों के परमाणु दो मूल कणों द्वारा बने होते हैं, ये जो कथन है वो गलत है, ये कथन सही नहीं है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.10939 × 10⁻31 किलोग्राम होता है, तो ये कथन सही है। किसी तत्व के सभी समस्थानिक समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहते हैं, ये गलत है। जो पांचवा कथन ये है वो है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने परमाणु को द्रव्य के मूल कण के रूप में माना है, तो ये भी सही है। तो ए और डी जो कथन है वो गलत है। देखते हैं नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तरों में हमारा बी सी ई सही है, ए और डी गलत है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। किसी विशिष्ट अभिक्रिया के लिए वेग के ए स्क्वायर बी है, ए की सांद्रता का स्क्वायर और बी सांद्रता गुणा में है। जब बी की सांद्रता को स्थिर रखते हैं, बी की सांद्रता स्थिर रखा है, तो ए की प्रारंभिक सांद्रता 3 गुनी की जाती है। इसको 3 गुना किया जा रहा है, तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, यहाँ 3 गुना कर देंगे तो 3 × 9 गुना इसका बढ़ जाएगा, 9 के गुणक द्वारा बढ़ जाएगा, तो ये ए विकल्प में वो दिया है वो सही है। नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण ए चिन्हित किया गया है। अभिकथन है किसी अभिक्रिया की शून्य संकीर्ण ऊर्जा हो सकती है, तो ये कथन है वो सही है। अब कारण देखें कि अभिकारक अणुओं द्वारा अवशोषित न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा जिससे उनकी ऊर्जा देहली मान वेग के समान हो जाए संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है, ये जो है वो भी सही है। लेकिन ये इसको कारण, ये संकीर्ण ऊर्जा और ये संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है, इसका कारण सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी उत्पाद के रूप में प्राथमिक एमीन नहीं देगी, तो ये जो है प्राथमिक नहीं देगी CH3NC, तो पहला विकल्प इसका सही है। नीचे कुछ प्रशांतक सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से कौन सा बार्बिट्यूरेट्स से संबंधित है, तो यह बेरोनल, दूसरा विकल्प इसका सही है। दिया गया यौगिक, ये यौगिक हमारा दिया गया है, तो इसका ये किसका उदाहरण है, तो ये एलिलिक हैलाइड का उदाहरण है, तो पहला विकल्प इसका सही है। कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में सोडियम एथेनोएट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर जो कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है उसके 2 मोलों का भार जी है, तो वो भार जो ग्राम में होगा वो 32 होगा, तो चौथा विकल्प इसका सही है। एक यौगिक 2 तत्वों ए और बी द्वारा बना हुआ है। तत्व बी घनीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाता है और ए के परमाणु 1/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं। यदि यौगिक का सूत्र AXBY हो तो विकल्पों में से x + y का मान कितना होगा, तो ये होगा हमारा x + y का मान 5 होगा, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा अणु आयन लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, तो ये BF3 लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, तो पहला विकल्प इसका सही है। किसी यौगिक के लैंसिन स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों उपस्थित हैं,
जो Fe+++ के साथ निम्नलिखित के बनने के कारण रक्त की भांति लाल रंग देता है। तो ये जो उत्पाद बनता है वो है FeSCN++। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद ए को पहचानिए। ये हमारी अभिक्रिया है, इसमें ZnHC सांद्र HCl से हो रही है। तो ए क्या बनेगा, यहाँ पर 2H2O निकल रहे हैं, यानी पानी के दो अणु निकल रहे हैं। तो 2O भी निकल जाएंगे, ये O निकल जाए, ये O निकल जाएगा। अब जो बचेगा वो कौन सा ए जो उत्पाद बचेगा वो है हमारा तीसरे विकल्प में। यहाँ से O निकल गया, 2H2O यानी दो पानी का अणु। तो ये हमारा उत्पाद ए के रूप में आएगा। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकरण ए और दूसरे को कारण ए चिन्हित किया गया है। अभिकरण ए है धात्विक सोडियम द्रव अमोनिया में घुलकर गहरे नीले रंग का विलयन देता है जो अणुचुंबकीय होता है। ये जो ए है वो अभिकथन है, वो सही है। गहरा नीला विलयन एमाइड के बनने का कारण होता है, ये कारण जो है वो गलत है। नीचे ऊपर दिए कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर छांटना है। तो ए सत्य है परंतु आर असत्य है। पहला विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। मानव शरीर में हड्डी एक अक्रिय और अपरिवर्तनशील पदार्थ, ये गलत कथन है। Mg अंतरतांत्रिकीय पेशी कार्यप्रणाली और अंतरतांत्रिकीय प्रेषण में भूमिका निभाता है, तो ये गलत है। मानव शरीर में Mg और Ca की दैनिक आवश्यकता 0.2 से 0.3 ग्राम अनुमानित की गई है, ये कथन सही है। समस्त एंजाइमों को फास्फेट संयंत्र में ATP का उपयोग करते हैं जो कि सहघटक के रूप में सीए हो सकते हैं, ये गलत है। तो जो सही कथन है वो तीसरा कथन हमारा सही है। द्विअंशीय क्वांटम संख्या L के किसी दिए गए मान के लिए Nm चुंबकीय क्वांटम संख्या m के उन्मत्त मानों की संख्या के बीच संबंध जो होता है वो L बराबर Nm-1/2 होता है। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से उन स्पीशीज की कुल संख्या जिनमें केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में उसके चारों ओर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो हैं। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें नहीं है। तो ये 3 स्पीशीज हैं, इनके बाह्यतम कोश में चारों ओर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। तो इसमें दूसरे विकल्प में दिया गया है महीन चूर्णित आयरन की उपस्थिति में अमोनिया बनाने के लिए डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन के बीच संयोजन, ये विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलकन करने पर न्यूक्लिन उत्पन्न करता है। तो ये चौथे विकल्प में दिया है H2C डबल बॉन्ड CCl CH डबल बॉन्ड CH2। तो चौथा विकल्प इसका सही है। दी गई अपचयोपचय अभिक्रिया को संतुलित करने पर गुणांक A-B-C क्रमशः प्राप्त होते हैं। यहाँ A-B-C जो है क्रमशः क्या प्राप्त होंगे, यहाँ पर A की जगह 1 और B की जगह 3 और C की जगह 8 प्राप्त होते हैं। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। आयरन के निष्कर्षण के दौरान वात्य भट्टी में 900 केल्विन से 1500 केल्विन परास के बीच जो अभिक्रिया नहीं हो रही होती है वो है। तो इसमें ये अभिक्रिया नहीं होगी। Fe2O3 प्लस CO बराबर 2FeO प्लस CO2, बाकी ये तीनों ही अभिक्रियाएं होंगी। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। FCCQ की एक एकक कोष्ठिका में एक कोर केंद्रित अष्टफलक रिक्ति का कितना अंश उपस्थित होता है। तो ये अंश होता है 1/4। पहला विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एंथैल्पी परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के बीच सही संबंध है। तो ये है डेल H बराबर डेल U प्लस डेल NG/RT। तो चौथा विकल्प इसका सही है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में सल्फर के ऑक्सो अम्ल हैं और सूची सेकंड में आबंध है, यानी परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल में कौन कौन से आबंध होते हैं। तो इसमें 2SOH का आबंध होता है, 4S डबल बॉन्ड O और 1 SOOS। तो पहले का मिलान जो होगा वो तीसरे से होगा। B सल्फ्यूरिक अम्ल में
2 SOH और 2 S डबल बॉन्ड O। पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल में 2 SOH और 4 S डबल बॉन्ड O और 1 SOS। ये सल्फ्यूरिक अम्ल में जो आबंध होंगे वो होंगे 2 SOH और 1 S डबल बॉन्ड O। अब नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनिए। तो A के सामने 3 और B 4 और C 1 और D सेकंड, तो चौथा विकल्प इसका सही है। अभिक्रियाओं के निम्नलिखित क्रम में प्राप्त अंतिम उत्पाद D को पहचानिए। इसमें CH3CHO, इसमें A बना है, H2SO4 से A के साथ क्रिया हुई है तो B बना, फिर C और इसके बाद D। तो D को पहचानना है कि D क्या उत्पाद बना है। इसमें Na और सूक्ष्म ईथर के जो प्रेरक हैं वो, तो इसमें दिया है तीसरे विकल्प में ये D उत्पाद बनेगा, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। कौन सा संकुल यौगिक सबसे अधिक स्थायी है? तो इसमें COCl2 एंड N2 और NO3, ये जो संकुल है वो सबसे अधिक स्थायी है, तो पहला विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित यौगिकों स्पीशीज पर विचार कीजिए। ये हमारे यौगिक दिए गए हैं और ये प्रश्न है, इनमें हकल नियम का पालन करने वाले यौगिकों स्पीशीज की संख्या कितनी है, यानी इनमें से कौन कौन से, यानी कितने यौगिक या स्पीशीज हकल्स नियम का पालन कर रहा है। तो इसमें पहला जो है वो यौगिक वो हकल्स नियम का पालन कर रहा है, और दूसरा भी, और पांचवा और सातवां। ये हो गए 1 2 3 4, 4 यौगिक हैं जो हकल्स नियम का यौगिक पालन कर रहे हैं, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए। ये हमारी अभिक्रिया दी गई है, इसमें A और B को पहचानिए। A यौगिक कौन सा है और B उत्पाद पहचानना है। तो इस अभिक्रिया में ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसमें CH2I जुड़ जाएगा और यहाँ पर OH जुड़ जाएगा। तो A होगा हमारा CH2I, इसमें जुड़ गया है, और B है वो ये है OH, इसमें जुड़ गया है। तो पहले विकल्प में जो यौगिक दिए गए हैं वो सही हैं, तो पहला विकल्प हमारा सही है। निम्नलिखित अभिक्रिया में प्राप्त मुख्य उत्पाद को पहचानिए। ये हमारी अभिक्रिया दी गई है, यहाँ पर मुख्य उत्पाद जो बन रहा है वो क्या बनेगा, इसको हमें पहचानना है। तो देखते हैं, मुख्य उत्पाद हमारा A विकल्प में दिया गया है, तो A विकल्प इसका सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन फर्स्ट है, पोषक रहित जल निकाय से सुपोषण होता है। तो ये जो कथन है वो गलत है। पोषण रहित से सुपोषण नहीं होगा। सुपोषण से जल निकायों में ऑक्सीजन का स्तर घटता है, ये जो कथन है वो सही है। इसमें देखते हैं हमारे विकल्पों में ऊपर दी गई कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर छांटिए। तो कथन जो है पहला असत्य है और दूसरा सत्य है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय परिस्थितियों में सबसे अधिक आसानी से निर्जलित होगा? तो इसमें ये दिए गए हैं हमारे यौगिक, तो चौथे विकल्प में जो दिया गया है ये जो है वो अम्लीय परिस्थितियों में सबसे अधिक आसानी से निर्जलित होगा, तो चौथा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं हैं? तो इसमें सही नहीं ढूंढना है। तो पहला जो कथन दिया है वो स्कैंडियम के अतिरिक्त सभी संक्रमण धातुएं MO ऑक्साइड बनाती हैं जो आयनिक होते हैं, तो ये कथन है वो सही है। समूह संख्या के संगत उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या संक्रमण धातु ऑक्साइडों में SO2O3 से Mn2O7 में प्राप्त होती है, ये भी सही है। तो इसमें V2O3 से V2O4 से V2O5 की ओर जाने का क्षारीय लवण बनता है, तो ये गलत है।
सही नहीं है, और V2O4 अम्लों में घुलकर VO4 माइनस माइनस लवण देता है, तो ये कथन भी गलत है। CRO क्षारीय है, जबकि Cr2O3 उभयधर्मी, ये सही है। नीचे दिए विकल्पों से सही उत्तर छांटिए, यानी हमें इनमें से देखना है कौन से कथन सही नहीं है। तो हमारा C और D सही नहीं है, तो इसमें पहले विकल्प में दिए केवल C और D, तो पहला विकल्प इसका सही है। प्यूमिस पत्थर उदाहरण है, तो ये प्यूमिस पत्थर ठोस सॉल्व का उदाहरण है, तो पहला विकल्प इसका सही है। ये 100वां प्रश्न है, केमिस्ट्री पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन है। 300 केल्विन पर अभिक्रिया A प्लस B उत्क्रमणीय है C प्लस D में स्पीसीज की साम्यावस्था की सांद्रताएं क्रमशः 2, 3, 10 और 6 मोल पर लीटर है। अभिक्रिया के लिए डेल G है, R की वैल्यू है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन दिया गया है। तो इसको हमने सॉल्व किया है, तो यह है -1381.8 कैलोरी, तो पहला विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट के युग्म को पहचानिए। तो इसमें विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट का युग्म जो है वो सेलेजिनेला और साल्विनिया है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। PS सेकंड में अभिक्रिया केंद्र का अवशोषण शीर्ष कितने पर होता है, तो ये 680 नैनोमीटर पर होता है, तीसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न सही कथनों को पहचानिए। इसमें कथन दिए गए हैं ए से लेके ई तक, तो इसमें सही कथन पहचानना है। पहला कथन है अपरदाहारी कणों को खंडित करते हैं। अपरदाहारी जो है वो कणों को खंडित करते हैं, ये बात सही है, सही कथन है। कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा ह्यूमस और अधिक अपघटित होती है, इससे खनिजीकरण कहा जाता है, ये भी सही है। जल घुलनशील अकार्बनिक पोषक मृदा में नीचे चले जाते हैं और अवक्षेपित हो जाते हैं, जिसे निक्षारण कहते हैं, ये कथन भी सही है। अपरद खाद्य श्रृंखला जीवित जीवों से आरंभित होती है, ये कथन जो वो गलत है। केंचुआ अपरद को खंडित कर छोटे कणों में बदल देता है, जिसे अपचयन कहते हैं, ये भी गलत है। डी और ई जो है वो गलत कथन है, और ए बी सी 3 सही कथन है। तो इसमें देखते हैं दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो विकल्पों में ए बी सी जो है वो सही कथन है, वो तीसरा विकल्प इसका सही है। फैबेसिकुलस सोलेनेसी और लिलिएसी से भिन्न है। जो फैबेसिकुल है वो सोलेनेसी और लिलिएसिकुल से क्या भिन्न है। पुंकेसर के संदर्भ में फैबेसी के उन लक्षणों को चुनिए जो सोलेनेसी या लिलिएसी में नहीं पाए जाते। तो इसमें द्विसंगी और द्विकोष्ठीय परागकोश नहीं पाए जाते हैं, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1, कथन 2। उपर्युक्त कथनों के विषय में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर छांटना है। तो कथन फर्स्ट है वाष्प उत्सर्जन से उत्पन्न बल एक जाइलम माप के स्तंभ के जल को 130 मीटर ऊंचा तक उठा सकता है। तो ये जो कथन है वो सही है। वाष्पोत्सर्जित शीतलन के द्वारा वाष्पोत्सर्जन पत्ती की सतहों को कभी कभी 10-15 डिग्री ठंडा करता है, ये भी सही है। तो इसमें देखें विकल्पों में कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक निश्चयात्मक कथन ए और दूसरा जो है कारण आर है। तो निश्चयात्मक कथन जो है वो ए है, पशदारू में संक्रिय वाहिकाओं वाले थोड़े जाइलम तत्व होते हैं। तो ये एक कथन है। इसका जो कारण है वो नीचे दिए गए कारणों में देखें। कारण आर, सर्दियों में कैम्बियम कम क्रियाशील होता है, ये इसका कारण है, इसलिए पशदारू में संक्रिय वाहिकाओं वाले थोड़े जाइलम तत्व होते हैं। तो ये जो सही इसका कारण व्यक्त कर रहा है। तो इसमें विकल्पों में देखते हैं, विकल्पों में ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए तीसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित समीकरण, ये एक समीकरण दिया गया है GPP - R बराबर NPP। तो GPP जो है वो ग्रॉस प्राथमिक उत्पादकता है और ये NPP है वो नेट प्राथमिक उत्पादकता है। तो इसमें R क्या चीज़ है, यानी GPP में से R
क्या घटाया गया ताकि हमारी एनपीपी आ गया, यानी नेट प्राथमिक उत्पादकता आई है। तो इसमें जो आर है वो श्वसन हानि है, जिसको जीपीपी में से घटा दें तो एनपीपी आ जाती है, यानी जीपीपी ग्रॉस प्राथमिक उत्पादकता में से हम श्वसन हानि घटा दें तो फिर वो नेट प्राथमिक उत्पादकता होती है। तो पहला विकल्प इसका सही है। कॉर्न कॉब में फुंदने यानी जो टेसल होते हैं उनका क्या कार्य होता है? तो उनका कार्य है परागकणों को पकड़ना। तो ये कॉर्न कॉब के जो फुंदने होते हैं उनका कार्य होता है। तो चौथा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, गहरे जल वाले चावल में कौन सा हार्मोन पर्व वृंत के लंबन को बढ़ाता है? तो गहरे जल वाले चावल में हार्मोन से वो एथिलीन है जो पर्व या वृंत के लंबन को बढ़ाता है। तो पहला विकल्प इसका सही है। बहुप्रभावित की घटना का क्या अर्थ है? यह है पहले विकल्प में एक एकल जीन जो बहुत से दृश्य प्रारूपीय व्यक्तियों को प्रभावित करती है। ये घटना जो है वो बहुप्रभावित घटना कहलाती है। तो पहला विकल्प इसका सही है। यूकैरियोट में अनुलेखन की प्रक्रिया में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की क्या भूमिका होती है? तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की भूमिका यूकैरियोट में की अनुलेखन की प्रक्रिया में टीआरएनए 5SrRNA और SnRNA का अनुलेखन करना है। तो चौथा विकल्प इसका सही है। व्यक्त अनुक्रम घुंडी क्या है? तो व्यक्त अनुक्रम घुंडी वे सभी जीन जो आरएनए के रूप में व्यक्त होते हैं वो कहलाते हैं। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसका विश्वसनीय प्रमाण का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये दिया था अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने। तो चौथा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है 114वां, एविल क्वार्टेट यानी अनिष्ट चतुष्क में से किसे जाति विलोपन का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है? तो इसमें देख रहे हैं ऑप्शंस में जो है वो आवासीय क्षति और विखंडन को जाति विलोपन का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। वायुमंडल में वायु के एक स्तंभों में ओजोन की मोटाई को किस में मापा जाता है? तो ये जो ओजोन की मोटाई नापने की जो यूनिट है वो है डॉप्सन यूनिट। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी प्रावस्था में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन शामिल है? तो ये पश्चावस्था सेकंड। तो पहला विकल्प इसका सही है। किस पादप हार्मोन को तृण शंकुधारी पादपों पर छिड़कने से उनमें परिपक्वता शीघ्र आ जाती है, जिस कारण वे जल्दी बीज उत्पादन करते हैं? तो ये जो हार्मोन है वो है जिबरेलिक अम्ल। तो चौथा विकल्प इसका सही है। अर्धसूत्री विभाजन में पूर्वावस्था फर्स्ट की किस प्रावस्था में पुनर्योजन ग्रंथिकाएं दिखाई देने लगती हैं? तो ये जो प्रावस्था है स्थूल पट, इसमें पुनर्योजन ग्रंथिकाएं दिखाई देने लगती हैं। तो चौथा विकल्प इसका सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से हमें ऑप्शन में देखना है कथन सही है, दोनों सही है या इनमें से एक या दोनों गलत है। तो कथन फर्स्ट है, मध्यादि दारुक और वाह्य आदि दारुक शब्द का उपयोग पादपों में द्वितीयक जाइलम की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ये जो कथन है वो गलत है। वाह्य आदि दारुक दशा सामान्यतः मूल तंत्र का लक्षण है, ये कथन सही है। ऑप्शन देखते हैं इसमें। दूसरे ऑप्शन में दिया गया है कथन एक गलत है परंतु कथन सेकंड सही है। तो दूसरा विकल्प हमारा सही है। अगला प्रश्न है, एथिडियम ब्रोमाइड द्वारा रंजित डीएनए को यूवी विकिरण में अनावृत करने पर कैसा दिखाई देता है? यूवी यानी अल्ट्रावायलेट विकिरण में अनावृत करने पर कैसे दिखाई देता है? तो ये चमकीला नारंगी रंग का दिखाई देता है। दूसरा विकल्प इसका सही है। एक ही गुणसूत्र पर जीन युग्मों के बीच पुनर्योजन की आवृत्ति को जीनों के बीच की दूरी के रूप में मापकर गुणसूत्र पर उनकी स्थिति का मापन का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये उपयोग अल्फ्रेड स्टुटीवांट ने किया था। तो पहला विकल्प इसका सही है।
परपोषी कोशिका में बाहरी डीएनए को अंतःक्षेपित करने के लिए जीन गणन विधि में प्रयुक्त सूक्ष्म कण किस धातु के बने होते हैं? तो ये धातु है टंगस्टन या स्वर्ण, इन दोनों में से एक के होते हैं। तो पहला विकल्प इसका भी सही है। अगला प्रश्न है, ऊतक संवर्धन प्रयोग में पर्ण मध्योतक कोशिकाओं को एक संवर्धन पोषी माध्यम में कैलस बनने के लिए रखा गया। इस घटना को क्या कहा जा सकता है? तो इस घटना को हम निर्विभेदन कहेंगे। तो चौथा विकल्प इसका सही है। वह कौन सा सूक्ष्म पोषक है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल अणु के विखंडन के लिए आवश्यक है? तो ये है मैग्नीज। ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल अणु के विखंडन के लिए आवश्यक है। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। बड़े रंगीन सुगंध युक्त तथा मकरंद से भरपूर पुष्प किसमें देखे जा सकते हैं? उन पादपों की जो विशेषता है वो है कीट परागित पादप। इन पादपों में जो कीट से परागित होते हैं उनमें बड़े रंगीन सुगंध युक्त तथा मकरंद के भरपूर पुष्प मिलते हैं। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, एक निश्चयात्मक, दूसरा उसका कारण। तो निश्चयात्मक कथन ए, मॉस में युग्मकोद्भिद जीवन चक्र की प्रथम अवस्था प्रोटोनीमा है। तो ये जो कथन है वो सत्य है। इसका कारण दिया है, बीजाणु कैप्सूल में उत्पन्न होते हैं और प्रोटोनीमा बीजाणु से सीधे ही विकसित होते हैं। ये इसके कारण मॉस में युग्मकोद्भिद जीवन चक्र की प्रथम अवस्था प्रोटोनीमा होती है। इसलिए ये जो कारण है इसका वो बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। तो इसमें देखें, तीसरे विकल्प में ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। सेलुलोज आयोडीन के साथ मिलकर नीला रंग नहीं देता, क्योंकि नीला रंग न देने की जो वजह है, जो कारण है, इनमें चार विकल्प दिए गए हैं। इसमें पहले विकल्प में ही है, इसमें जटिल कुंडली नहीं होती, अतः आयोडीन अणुओं को पकड़कर नहीं रखा जा सकता। तो ये कारण है जिसके कारण सेलुलोज आयोडीन के साथ मिलकर नीला रंग नहीं देता है। इसलिए पहला विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में भी नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक निश्चयात्मक कथन ए और दूसरा उसका कारण आर। निश्चयात्मक कथन ए है वो है ग्लाइकोलिसिस में एटीपी का उपयोग दो चरणों में होता है। ये बात सही है। इसका कारण है, पहले एटीपी का उपयोग ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तन के लिए होता है और दूसरे एटीपी का उपयोग फ्रक्टोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में परिवर्तन के लिए होता है। ये कारण है इसका। तो ये कारण भी सही है। अब इसमें विकल्प देखते हैं। प्रयुक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। तो सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है वो की सही व्याख्या करता है। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। जैव विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1992 में हुआ था। चौथा विकल्प इसका सही है। झिल्ली के आर पार सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध आयनों की गति और एकत्र होने की क्रिया किसके द्वारा व्याख्या की जा सकती है? तो ये है हमारा सक्रिय परिवहन। ये सक्रिय परिवहन के द्वारा व्याख्या की जा सकती है। तो ये दूसरा विकल्प इसका सही है। स्तंभीय बीजांडन्यास किसमें देखा जा सकता है? तो स्तंभीय बीजांडन्यास जो है गुड़हल, पिटूनिया और नींबू में देखा जा सकता है। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। पुनर्योगज डीएनए तकनीक में शुद्धिकरण प्रक्रिया के दौरान शीतल इथेनॉल किसे अवक्षेपित करता है? तो ये डीएनए को अवक्षेपित करता है। तो चौथा विकल्प इसका सही है। यूकेरियोट में डीएनए का प्रतिकृतियन कब होता है? तो ये प्रतिकृतियन एम अवस्था में होता है। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। केल्विन चक्र के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के संश्लेषण के लिए कितने एटीपी और NADPH2 की आवश्यकता होती है? तो केल्विन चक्र के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के संश्लेषण के लिए 18 एटीपी और 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है। तो चौथा विकल्प इसका सही है। यह है 135वां प्रश्न अनुभाग ए का लास्ट प्रश्न है। इसमें बॉटनी के 35 प्रश्न, ये 3535 हमें हल करने हैं। तो ये है
आवृत बीजी पादपों में एक निषेचित भ्रूणकोश की अगुणित, द्विगुणित और त्रिगुणित रचनाएं क्रमशः कौन सी हैं? तो ये जो अगुणित रचनाएं हैं वो सहायक कोशिकाएं, और द्विगुणित हैं वो युग्मनज, और त्रिगुणित जो रचनाएं हैं वो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक हैं। तो पहला विकल्प इसका सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में परस्परीकरण और सूची सेकंड में जाति ए और बी दी गई है। तो इसमें परस्परीकरण में ए है वो सहोपकारिता, दूसरा सहभोजता, तीसरा अंतर्जातीय परजीवता और परिजीवता है। इसमें जाति ए और बी में क्या संबंध है? तो सहोपकारिता का संबंध प्लस ए और प्लस बी से है, तो ए का होगा 4 से मिलान। बी सहभोजता, ये है हमारा प्लस ए और ओ बी। सी ये 2 से है इसका मिलान, माइनस ए और ओ बी, और डी है वो 3 से होगा। ये इस तरीके से मिलान होगा। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर है हमारा ए में A4, B1, C2 और D3। तो चौथा विकल्प इसका सही है। इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड साथ सम्मिलित करना है। तो इसमें सूची फर्स्ट में तत्व दिए हैं और सूची सेकंड में जो है काम दिया गया है। तो ये लौह है, ए में लौह है, तो इसका मिलान होगा कैटालेज का सक्रिय कारक। इसका लौह का काम है, ये कैटालेज का सक्रिय कारक है, तो ए का 3 से होगा। बी जिंक जो है वो ऑक्सीजन का संश्लेषण करता है, तो पहला होगा। बोरॉन जो है वो कोशिका का लंबन और विभेदन करता है, और मोलिब्डेनम ये जो है नाइट्रेट रिडक्टेस का घटक है। तो ये हो गया हमारा ए का 3, बी फर्स्ट, सी 4 और डी जो है वो 2 से। इसमें देखें नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनिए। तो ई 3, बी फर्स्ट, सी 4 और डी सेकंड, पहला विकल्प इसका सही है। सही कथनों को चुनिए। इसमें कथन दिए गए हैं ए से ई तक। इसमें सही कथन कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला कथन है वात रंध्र लेंस के आकार के छिद्र होते हैं जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ये बिल्कुल सही है। जो पत्तों में होते हैं उन्हें वात रंध्र कहते हैं, जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। बी में क्या दिया है? मौसम में प्रारंभ में बनी छाल को कठोर छाल कहा जाता है। ये गलत है। छाल एक तकनीक शब्द है जो समुद्री, ये भी गलत है। छाल जो है वो परिचर्म और द्वितीयक फ्लोएम के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। ये जो कथन है वो सही है, यानी ए और डी कथन है वो सही है। कागजन मोटाई में एक परत की होती है, ये भी गलत है। तो अब देखना है नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर छांटना है। तो इसमें केवल ए और डी ही सही कथन है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन रासायनिक परास्तरण के लिए आवश्यक है? तो इसमें झिल्ली, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन प्रवणता, एटीपी सिंथेसिस, ये जो चीजें हैं 1, 2, 3, 4, ये जो है समायोजन रासायनिक परास्तरण के लिए आवश्यक है। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है पुनर्योगज डीएनए के निर्माण के मुख्य चरण नीचे दिए गए हैं, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो 4 चरण है ये सही व्यवस्थित नहीं है, तो इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें परपोषी कोशिका में पुनर्योगज डीएनए का अंतःक्षेपण होता है, तो ये होता है सबसे बाद में, तो ये सबसे बाद में आएगा। बी में है प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा डीएनए को एक विशिष्ट स्थल पर काटना। ये काटना जो होता है वो सबसे पहले होता है, नंबर 1 पर ये आएगा। वांछित डीएनए खंड को पृथक करा, जब काट जाता है फिर उसे पृथक कर लिया जाता है, ये दूसरे नंबर पे है। पीसीआर का उपयोग करते हुए वांछित जीन का आवर्धन, ये आवर्धन तीसरे नंबर पे होता है। फिर लास्ट में सबसे ए नंबर होता है, यानी परपोषी कोशिका में पुनर्योजित डीएनए का अंतःक्षेपण हो जाता है। अब नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही उत्तर चुनिए। तो ए सबसे बाद में होता है, बी सबसे पहले, उसके बाद सी, फिर डी। तो ये जो तीसरे विकल्प में जो सही क्रम दिया गया है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें एक निश्चयात्मक कथन ए है और दूसरा कारण आर है। तो निश्चयात्मक कथन ए,
इसमें लिखा हुआ है अनावृत बीजी पादपों में परागकण सूक्ष्म बीजाणुधानी से मुक्त होते हैं और वायु धारा द्वारा ले जाए जाते हैं। तो ये जो कथन है वो तो बिल्कुल सही है। कारण देखते हैं, इसमें कारण दिया गया है वायु धारा परागकणों को स्त्रीधानी के मुख पर ले जाती है, जहां पर नलिमक छोड़ दिए जाते हैं पर अपराग नली का निर्माण नहीं होता। ये जो कारण है वो गलत है। तो इसमें देखते हैं प्रयुक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प का उत्तर चुनिए। तो ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ये ए पहला जो विकल्प है वो सही है। अगला प्रश्न दिया गया है मेलोनेट किसकी सक्रियता को रोककर रोग कारक जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज की सक्रियता को रोककर मेलोनेट रोग कारक जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम के विषय में इसमें से सही कथन चुने हैं। तो इसमें देखें, इस विकार का वर्णन सबसे पहले लैंगडोन डाउन 1886 में किया था। ये गलत है। बी में है एक व्यक्ति में साधारणतया नर प्रवर्धन होता है जबकि मादा प्रवर्धन भी व्यक्त होता है। तो ये जो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम के विषय में बी में जो कथन दिया है वो सही है। एक व्यक्ति में साधारणतया नर प्रवर्धन होता है और मादा प्रवर्धन भी व्यक्त होता है। तो ये कथन सही है। अब देखते हैं प्रभावित व्यक्ति छोटे आकार का होता है। ये गलत है। शारीरिक साइकोमोटर और मानसिक रूप से आता है। ये भी गलत है। ऐसे व्यक्ति बंधे होते हैं। ये कथन भी सही है। बी और ई जो है वो कथन सही है। आपको नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो केवल बी और ई जो कथन है वो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम के विषय में सही कथन है। तो पहला विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में सूची फर्स्ट सूची सेकंड दी गई है, इनमें सुमेलित करना है। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इसका जो मिलान होगा वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज से होगा। तो ए का 2 से है। ग्लाइकोलाइसिस ये है AEMP परपथ, तो इसका बी का 4th से है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन ये है आपस में ही सामने इलेक्ट्रॉन प्रबंधन तंत्र है। ये ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र ये होगा हमारा सिट्रेट सिंथेसिस। तो इसमें देखना है विकल्पों में सही विकल्प चुनना है। तो इसमें दिया गया है A2 B4 C3 और D1। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो पहला दूसरा तीसरा कथन दिए गए हैं ये सही हैं। तो जो चौथे कथन में दिया है जल में अतिरिक्त जैविक पदार्थों के कारण शैवाल प्रस्फुटन होता है जो जल के गुणों को उन्नत करता है और मछली पालन को बढ़ावा देता है। ये कथन जो है वो सही नहीं है। बाकी ये तीनों सही हैं। तो चौथा विकल्प हमारा सही होगा। हमें जो कथन सही नहीं है वो सेलेक्ट करना था। इस प्रश्न में 2 सूची दी गई है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड सुमेलित करना है। तो इसमें प्रावस्थाएं दी गई हैं, जीवन प्रावस्था, M1 G2 और शांत अवस्था। तो जीवन जो अवस्था है वो समसूत्री कोशिका विभाजन और DNA प्रतिकृतियन के आरंभ होने के बीच का अंतराल है। तो डी का जो सम्मिलित होना है तीसरे से होना है। M1 प्रावस्था ये है हमारा समविभाजन होता है M1 प्रावस्था में, तो ये चौथे से है। इसी तरीके से जीवन प्रावस्था में प्रोटीनों का संश्लेषण होता है और शांत अवस्था में जो होता है सक्रिय, ये शांत अवस्था जो है अक्रिय अवस्था कहलाती है। तो आगे देखते हैं, इसमें विकल्पों में देख रहे हैं A4 B1 C2 और D3। तो पहला विकल्प इसका सही है। नीचे 2 कथन दिए गए, एक निश्चयात्मक कथन A है और दूसरा कारण R है। निश्चयात्मक कथन ए में दिया है एक पुष्प को रूपांतरित करने के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें प्रारोह मेरिस्टेम का परिवर्तन पुष्पीय मेरिस्टेम में हो जाता है। ये बिल्कुल कथन सही है। इसका कारण दिया है प्रारोह के पर्व संगठित होकर उत्तरोत्तर पर्वों पर पत्तियों के बजाय विभिन्न पुष्पीय उपांग उत्पन्न करते हैं। ये कारण बिल्कुल सही है। अब कथन भी सही है, निश्चयात्मक कथन और उसका कारण भी सही है। तो देखते हैं विकल्प में कौन सा विकल्प है। ये ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। तो
तीसरा विकल्प इसका सही है। इसमें भी सूची फर्स्ट सूची सेकंड है, इनमें मिलान करना है। इसमें एम दिया ससंजन, आसंजन, प्रस्ताव, बिंदुस्राव। तो ये ससंजन है वो जल अणुओं के बीच परस्पर आकर्षण बल होता है, वो ससंजन कहलाता है। आसंजन जो है वो ध्रुवीय सतहों की ओर आकर्षण होता है, तो इसे हम आसंजन कहते हैं। पृष्ठ तनाव जो है वो द्रवावस्था में अपेक्षाकृत अधिक आकर्षण, ये है पृष्ठ तनाव हमारा। बिंदुस्राव जो है वो द्रव अवस्था में जल की हानि है, तो ये तीसरा हो गया। तो अब ए सेकंड, बी फोर्थ, सी जो है वो फर्स्ट है और डी थर्ड है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें दिया है तीसरे विकल्प में ए 2, बी 4, सी 1 और डी 3। तो ये तीसरा विकल्प है वो सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन फर्स्ट, कथन सेकंड, और इसमें देखना है सही कौन सा है, गलत कौन सा है। पहले कथन में देखते हैं कांस्य के स्पर्धी अपवर्जन नियम के अनुसार एक ही स्रोत के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकटस्थ संबंधी जातियां अनंत काल तक साथ साथ नहीं रह सकती और स्पर्धी रूप से घटिया जातियां अंततः विलुप्त हो जाती। ये कथन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं दूसरा कथन। साधारणतया शाकाहारियों की बजाय मांसाहारी स्पर्धा द्वारा अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित होते हैं। ये गलत है, ये जरूरी नहीं है कि शाकाहारी प्रभावित हो या मांसाहारी। अब उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर क्या है? कथन जो है पहला सही है, परंतु कथन सेकंड असत्य है। तो पहला विकल्प इसका सही है। यह है 150वां प्रश्न, यानी बॉटनी का लास्ट प्रश्न है। 1 से 150 तक प्रश्न दिए गए हैं इनमें। लास्ट के अनुभाग बी के 15 प्रश्न हैं, उनमें से 10 प्रश्न करना है, यानी कुल टोटल जो प्रश्न है उनमें 50 में से 45 ही प्रश्न करना है। राइबोसोम में कितने भिन्न भिन्न प्रोटीन होते हैं? तो राइबोसोम में 80 भिन्न भिन्न प्रोटीन होते हैं। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। निम्न में से कौन सी तकनीक एक रोग के प्रारंभिक उपचार के लिए प्रारंभिक निदान में उपयोगी नहीं है? तो इसमें सीरम एवं मूत्र विश्लेषण ये ऐसी तकनीक है जो रोग के प्रारंभिक निदान में उपयोगी नहीं है। तो चौथा विकल्प इसका सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन जो है पहला है शुक्रवाहक शुक्राशय से एक वाहिनी प्राप्त करता है और मूत्र मार्ग से स्खलनीय वाहिनी के रूप में खुलता है। तो ये कथन है वो सही है। सर्विक्स की गुहा को सर्विकल नाल कहते हैं जो योनि के साथ जनन नाल बनाती है। ये भी सही है। उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें दोनों ही कथन सही हैं, दोनों कथन जो है वो सही है, इसलिए तीसरा विकल्प है कि दोनों कथन फर्स्ट एवं सेकंड सही सत्य है। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में सूची फर्स्ट सूची सेकंड दी है, इनके साथ मिलान करना है। टीनिया का मिलान ज्वाला कोशिकाओं से होगा। पैरामीशियम संकुचनशील राजधानी और पेरिप्लेनेटा ये होगा हमारा यूरिकोज ग्रंथि और फेरिटिमा ये है वृक्क। निम्न विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करो। तो विकल्प में A3, B सेकंड, C4, D1। तो पहला विकल्प इसका सही है। निम्न में से कौन से सामान्य यौन संचित रोगों का यदि जल्दी पता लग जाए और उनका ठीक से उपचार हो जाए तो पूर्णतः ठीक हो सकते हैं? तो ये है सुजात। इनमें से कोई ऐसा रोग नहीं है कि ठीक हो जाए। तो चौथा विकल्प इसका सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए, दूसरा कारण आर है। अभिकथन है लिंग निर्धारण के लिए उल्बेधन जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम की एक युक्ति है। उल्बेधन जो है वो जनन और बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम की एक युक्ति है। तो ये गलत है। कारण आर में दिया गया है उल्बेधन पर प्रतिबंध बढ़ते हुए मादा भ्रूण हत्या के मामलों को रोकता है। जो उल्बेधन है वो उस पर जो प्रतिबंध लगता है तो मादा भ्रूण हत्या पर रोक लगती है। तो ये जो कारण है वो सही है। उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन करना है। इसमें ए असत्य है और आर सत्य है। तो ये दूसरा विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में दो कथन दिए हैं, उसमें अभिकथन और कारण थे, इसमें दोनों कथन ही है। कथन फर्स्ट है प्रोकैरियोटिकोन में धनात्मक आवेशित डीएनए कुछ ऋणात्मक आवेशित प्रोटीनों के साथ बनकर एक छिद्र जिसे
केंद्र काब कहते हैं में रहता है। ये कथन जो है वो गलत है। दूसरा कथन है यूकैरियोटों में ऋणात्मक आवेशित डीएनए पाया जाता है। यहाँ पर धनात्मक, ये गलत था। ऋणात्मक आवेशित डीएनए धनात्मक आवेशित हिस्टोन अष्टक के चारों ओर लिपटकर न्यूक्लियोसोम बनाता है। ये कथन जो है वो सही है। विकल्पों में देखें तो कथन फर्स्ट असत्य है और कथन सेकंड सत्य है, तो दूसरा विकल्प इसका भी सही है। इस प्रश्न में 2 सूचियां दी हैं, सम्मिलन करना है। तो मॉर्फिन है वो दर्द निवारक गोल जो है दवा है, तो ये डी का जो है संबंध 3 से होगा। तो यहाँ इसमें अगर देखें कि ऑप्शंस में डी का थर्ड से केवल तीसरे विकल्प में ही दे रहे हैं, तो हम एक विकल्प सही होने से ही, एक मिलान होने से ही सही विकल्प ढूंढ सकते हैं। तो ये बिल्कुल तीसरा सही है। इससे अगर हम मिलान करेंगे तो सी कोकीन जो है वो डोपिनो के प्रबंधन में बाधा डालती है, तो ये चौथे से हो जाएगा। इसी तरीके से और भी हेरोइन है वो शरीर के प्रकारों को धीमा करता है, तो मेरी जो है ना हृदय वाहिका तंत्र पर प्रभाव डालता है। तो इसमें हमने पहले ढूंढ लिया है कि डी थर्ड है, बाकी डी थर्ड है तीसरे विकल्प में ही है, तो तीसरा विकल्प हमारा सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए, दूसरा कारण आर है। अभिकथन ए है कोरकपटी के अंतरोपण के लिए गर्भाशय अंतः स्तर आवश्यक है, तो ये कथन तो सही है। निषेचन की अनुपस्थिति में पीतक पिंड का ह्रास होता है, जिसके कारण अंतः स्तर का विघटन हो जाता है, तो ये बात तो सही है, लेकिन इसका सही कोरकपटी के अंतरोपण के मामले में सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो विकल्पों में देखें तो ए आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। अनुकूली विकिरण दिखाने वाले ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी के सही समूह सेट का चयन करो, तो ये चौथे विकल्प में दिए गए हैं नम्बेट, धब्बेदार कसकस और ओडन फेरेंजर, तो चौथा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही है? जल में काफी मात्रा में पोषकों का होना शैवाल प्रस्फुटन को रोकता है, ये कथन सही नहीं है। शैवाल प्रस्फुटन मछलियों को मरने से रोकता है, ये भी सही नहीं। घरेलू वाहित मल एवं झीलों में वाहित मल के सुगम बढ़ता है, ये गलत है। ये चौथे में, अब ये चौथा ही बचा है, तो जैव आवर्धन का संदर्भ क्रमिक पोषण स्तर पर अविषाक्त की सांद्रता वृद्धि को होना है, ये सही। चौथा विकल्प इसका सही है। निम्न में से कौन से अंतः झिल्लिका तंत्र का भाग नहीं माने जाते हैं? इसमें सूत्रकण का ये अंतः झिल्लिका तंत्र का भाग नहीं माने जाते, ये नहीं माना जाता है। अंतर द्रव्य जाल का ये माना जाता है। क्लोरोप्लास्ट ये नहीं माना जाता है, और गोल्जी समिश्र ये माना जाता है। पेरोक्सीसोम ये नहीं माना जाता है। तो इसमें ए, सी और ई हैं जो अंतः झिल्लिका तंत्र का भाग नहीं माने जाते हैं, और ये है हमारा चौथे विकल्प में केवल ए, सी, ई, तो चौथा विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में दिया गया है कि निम्न में से मादा जनन चक्र के विषय में कौन से कथन सही हैं? इसमें 4 कथन दिए गए हैं। पहला है गैर प्राइमेट स्तनधारी मादाओं में जनन के दौरान चक्रीय परिवर्तनों को स्ट्रेस चक्र कहते हैं, ये जो कथन है वो सही कथन है। प्रथम ऋतुस्राव चक्र यौनारंभ पर शुरू होता है, जिसे रजोनी वृत्ति कहते हैं, तो ये जो कथन है वो गलत है। तीसरा है ऋतुस्राव की अनुपस्थिति सगर्भता की सूचक है, ये सही है। चक्रीय ऋतुस्राव रजोदर्शन से रजोनिवृत्ति तक होता है, तो ये कथन जो है वो सही है। तो बी गलत है। इसमें ए, सी, डी 3 कथन सही है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर का चयन करो, तो इसमें केवल ए, सी और डी कथन जो है वो सही है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में सूची 2 दी गई है, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, इसके दोनों को आपस में सम्मिलित करें। तो इसमें पी तरंग जो है वो आलिंदों का विद्रोहण है, तो पी तरंग का जो मिलान होगा वो तीसरे, सूची दूसरे में जो तीसरे स्थान पर है आलिंदों का विद्रोहण, उससे मिलान होगा। क्यू तरंग
ये हमारी प्रचंकुरण, क्यू तरंग प्रकुंचन का आरंभ है, और क्यू आर एस सम्मिश्र, ये हमारे न्यूट्रॉन का विद्रोह है, और टी तरंग जो है वो न्यूट्रॉन का अध्रुवण है। अब हमें नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें मिलान किया हमने A3, B1, C4 और D सेकंड। तीसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न, इसमें भी दो सूचियां दी गई हैं, सूची फर्स्ट सूची सेकंड सम्मिलित करो। सूची फर्स्ट में जाति अन्योन्य क्रिया और अन्योन्य क्रिया का नाम दूसरी सूची में दिया गया है। तो देखिए, एक वन और घास के मैदान में चीता और शेर, ये स्पर्धा कहलाती है, तो ये पहले का पहले से ही होगा। एक कुक्कू एक कौवा के घोंसले में रहता है, ये ब्रूड पर जीतता है, तो ये जो हमारा बी का सेकंड से होगा। सी, माइक्रोराइजी में कवक एवं उच्च पादपों के मूल, ये सहोपकारिता, ये आपस में एक दूसरे के आमने सामने पहले से ही इसमें सम्मिलित दिए गए हैं। हमें पहचान कर उत्तर देना है, यानी विकल्प छांटना है। एक चारण पशु बगुला एवं खेत में चारण पशु, ये सहभोजिता कहलाएगी, तो डी का चौथे से है। तो इसमें विकल्पों में A1, B2, C थर्ड और D 4, तो आपने सामने ही दोनों का मिलान हो रहा है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन कथनों में देखना है कौन से सत्य हैं, दोनों सत्य हैं या इनमें से एक सत्य है। कथन फर्स्ट, एक प्रोटीन की कल्पना एक रेखा से की गई है, इसका बायां सिरा प्रथम अमीनो अम्ल C एवं दायां सिरा अंतिम अमीनो अम्ल यानी एंसर निरूपित करता है, ये कथन है वो गलत है। दूसरा कथन है, वयस्क मानव हीमोग्लोबिन में 4 उपखंड होते हैं, 2 अल्फा किस्म के उपखंड एवं 2 बीटा किस्म के उपखंड, तो ये कथन है वो सही है। विकल्प हम देखते हैं, कथन फर्स्ट असत्य है और कथन सेकंड सत्य है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। इसमें भी दो कथन दिए गए हैं, इनमें RNA अपेक्षाकृत तीव्र दर से उत्परिवर्तित होता है, ये कथन सही है। दूसरा कथन है, RNA जीनोम एवं छोटे जीवन काल वाले विषाणु तीव्रता से उत्परिवर्तित एवं विकसित होते हैं, ये कथन भी सही है। विकल्पों में कथन दोनों कथन फर्स्ट एवं सेकंड सत्य है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। किस संघ के वयस्कों में अरीय सममिति नहीं पाई जाती है, तो ये हेमिकॉर्डेटा है, जिनके वयस्कों में अरीय सममिति नहीं पाई जाती, चौथा विकल्प इसका सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन A, दूसरा करण है R। वृक्काणु उनकी वलकुट एवं मध्यांश में सापेक्ष स्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, वलकुटीय वृक्काणु और सानिध्य मध्यांश वृक्काणु। तो ये जो कथन दिया गया है अभिकथन, ये तो कथन सही है। कारण में देखते हैं, सानिध्य मध्यांश वृक्काणुओं में हेनले पाश छोटा होता है, जबकि वलकुटीय वृक्काणु में अपेक्षाकृत बड़ा हेनले पाश होता है, तो ये कथन कारण जो है वो गलत है। कथन A सत्य है लेकिन R असत्य है, तो पहला विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, जब अपचित एवं अनावशोषित पदार्थ सीकम में प्रवेश करते हैं तब उनका प्रतिवाह द्वारा रोका, यानी किसके द्वारा रोका जाता है, तो देखते हैं ऑप्शंस में, इलियोसिकल वाल्व, इसके द्वारा उनका प्रतिवाह रोका जाता है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में दो सूची दी गई है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करो। इसमें CCK, GIP, ANF, ADH, इनसे किस बदन के हिस्से से ताल्लुक है वो हमें मिलान करना है। CCK ये हमारा आग्नेयाशय से ताल्लुक रखता है, तो A का जो मिलान होगा चौथे से होगा। GIP ये है हमारा डाइजेशन से ताल्लुक रखता है, तो इसका जो मिलान होगा वो जठर ग्रंथि से होगा। ANF ये एक तरह का फोर्स है, तो इसका मिलान होगा हृदय से। और ADH ये किडनी से ताल्लुक रखता है, ये हार्मोन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है किडनी की सहायता से, तो ADH का जो संबंध होगा वो वृक्क से होगा, यानी किडनी से होगा, फर्स्ट से होगा। अब इसमें विकल्प में देखते हैं, तो AD
यानी ए जो है वो चौथे से है, ए 4, बी थर्ड, सी सेकंड और डी फर्स्ट से है। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। किससे पीड़ित व्यक्ति में एक पाल्म क्रीज के साथ चौड़ी हथेली देखी जाती है? तो ये जो है वो जिसे डाउन सिंड्रोम, इस डाउन सिंड्रोम से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसमें एक पाल्म क्रीज के साथ चौड़ी हथेली देखी जाती है। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में भी दो सूचियां दी गई हैं, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, और इनको सम्मिलित करो। तो रिंग वर्म ये है हमारा ट्राइकोफाइटोन। तो ये रिंग वर्म ट्राइकोफाइटोन से होता है। तो ए से दूसरा का मिलान होगा। फाइलेरियसिस उजेरेरिया फ्रैंकोप्टाई, तो ये हमारा तीसरी विकल्प। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से ताल्लुक है इसका, और निमोनिया जो है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। तो इसमें A2, B3, C4 और D फर्स्ट, तीसरा विकल्प इसका सही है। नीचे कथन दिए गए हैं दो। कथन फर्स्ट, कथन सेकंड है स्नायु सघन अनियमित ऊतक है, ये कथन भी गलत है। उपास्थि सघन नियमित ऊतक है, ये कथन भी गलत है। दोनों कथन ही गलत हैं। तो इसमें दोनों कथन फर्स्ट एवं सेकंड असत्य हैं। तो चौथा विकल्प इसका सही है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। सूची में जीन ए, वाई, आई और जेड जीन की कांट्स दी गई हैं और सम्मान करना है कि ये किससे संबंधित है। तो जीन ए का संबंध ट्राई एसिटाइलेज से है। तो ए का संबंध है 2 से। जीन वाई ये है परमेज। जीन आई ये है हमारा दमनकारी प्रोटीन। और जीन जेड ये बीटा गैलेक्टोसाइडिस, ये पहले से संबंध होगा। तो इसमें देखते हैं ए सेकंड है, बी का संबंध थर्ड और C4 D फर्स्ट। चौथा विकल्प इसका सही है। इसमें दो कथन दिए गए हैं, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड। वैद्युत अपक्षेपित्र ताप विद्युत संयंत्र में व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है। तो ये कथन तो सत्य है। दूसरा कथन है ताप विद्युत संयंत्र में वैद्युत अपक्षेपित्र आयनीकारक विकिरण को हटाता है, ये कथन गलत है। अब देखते हैं इसमें विकल्पों में। कथन फर्स्ट सत्य है लेकिन कथन सेकंड असत्य है। तो पहला विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में भी सूची फर्स्ट सूची सेकंड दी गई है। इसमें सूची फर्स्ट में आँख के पार्ट्स दिए गए हैं उसमें, और ये पार्ट्स के बारे में दिया गया है दूसरी सूची में। सूची फर्स्ट में देख रहे हैं ये दिया है पहले ए में, यह फोबिया, ये है हमारा अधिकतम दृश्य तीक्ष्णता या विवेदन का बिंदु। तो ए का जो संबंध होगा वो तीसरे से होगा। आइरिस जो है वो हमारी नेत्र का देखने योग्य रंगीन भाग जो प्यूपिल के व्यास को नियंत्रित करता है। तो बी का संबंध 1 से होगा। अब सी अंधबिंदु। अंधबिंदु है वह बिंदु जो जहाँ से दीर्घ तंत्रिका नेत्र गोलक को छोड़ती है और वहाँ प्रकाश संवेदी कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। तो सी जो है 4 से मिलन होगा। डी स्क्लेरा जो है वो नेत्र की बाहरी परत जो सघन संयोजी ऊतक से बनी होती है। अब देखते हैं विकल्प। विकल्पों में हमारा A3, B1, C4, D सेकंड, तीसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है कौन सी रक्त कणिकाओं में HIV प्रतिकृति करता है और संतति विषाणु पैदा करता है। तो ये जो HIV है वो TH कोशिकाओं में प्रतिकृति करता है, तीसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य कोशिका में साइटोपंजर द्वारा किया जाता है। तो ये जो साइटोपंजर द्वारा गति की जाती है, तो पहला विकल्प इसका सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसमें कथन फर्स्ट कथन सेकंड। कथन फर्स्ट है निम्न तापक्रम एंजाइम को अस्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में सुरक्षित रखता है, जबकि उच्च तापक्रम एंजाइम की क्रियाशीलता को नष्ट कर देता है क्योंकि उसमें से प्रोटीन विकृत होते हैं। ये कथन सही है। जब संदमक अपनी आणविक संरचना में क्रियाधार से काफी समांतर रखता है और एंजाइम की क्रियाशीलता को संदमित करता है तो इसे प्रतिस्पर्धात्मक संदमन कहते हैं। ये कथन भी सही है। उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्पों में देख रहे हैं कि कथन दोनों ही सही हैं। तो तीसरे विकल्प में दोनों कथन सही हैं, फर्स्ट और सेकंड
सत्य है, तीसरा विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में दो सूची दी गई है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड। तो इसमें ए में दिया है शुक्र वाहक उच्छेदन, तो ये है शल्य क्रिया विधि द्वारा होता है, तो तीसरा इससे सामने होगा। वायुस्खलन ये है प्राकृतिक विधि, तो ये चौथे से इसका मिलान होगा। गर्भाशय ग्रीवा टोपी ये जो है वो रोध विधि है, और सहेली जो है वो एक टैबलेट है खाने वाली। तो ये हैं प्रवाह नियोजन में इस्तेमाल होने वाली विधियां। तो विकल्पों में देखें A3, B4 और C2, T1, तो ये चौथा विकल्प है वो सही है। इस प्रश्न में भी सूची दी गई है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में कोशिकाएं और उसका सेकंड में श्रवण है। इसमें है पेप्टिक कोशिकाएं, तो पेप्टिक कोशिकाएं प्राक एंजाइम पेप्सिनोजन से बनती हैं, इसका होगा 3 से मिलान। कलश कोशिकाएं श्लेष्मा से श्रवण होता है इसका, और ऑक्सिंटिक कोशिकाएं ये जो है वो HCl एवं विटामिन B12 के अवशोषण के लिए निज कारक है, तो ये है हमारा। डी हेपेटिक कोशिकाएं, तो ये बता हमारा पित्त जूस में इसका श्रवण होता है, तो डी दूर। तो इसमें देख रहे हैं A3, B1, C4 और D2, तो पहला विकल्प इसका सही है। निम्न मानव वंशावली विश्लेषण में कौन सा प्रतीक रिश्तेदारों के बीच मैथुन को निरूपित करता है, तो ये चौथे विकल्प में दिया गया है, चौथा विकल्प इसका सही है। फेफड़े की जैव क्षमता, तो फेफड़ी जैव क्षमता है IRV प्लस ERV प्लस TV, तो दूसरे विकल्प इसका सही है। इसमें सूची फर्स्ट सूची सेकंड दी गई है। इसमें पहली सूची में संधि का प्रकार है, दूसरा ये संधि किस किस के मध्य पाया जाता है वो इसमें हमें मिलान करना है। तो ए है उपास्थि युक्त संधि, तो ये उपास्थि युक्त संधि जो होती है वो कशेरुक दंड में दो निकटवर्ती कोशिकाओं के मध्य होती है, तो ए के सामने दूसरा होगा। कंदुक खलिका संधि ये ह्यूमरस एवं अंश मेखला के मध्य होती है, तो बी के सामने होगा 4। और रेशीय संधि ये है चपटी कपाल अस्थियों के मध्य, तो सी के सामने फर्स्ट, और डी बचा है हमारा तीसरा। सैडल संधि ये है अंगूठे के कार्पल और मेटाकार्पल के मध्य, तो डी के सामने 3 होगा। विकल्प हम देखते हैं A2, B4, C1 और D3, चौथा विकल्प इसका सही है। कार्डेटों के संदर्भ में सही कथनों का चयन करो। कार्डेटों के संबंध में सही कथन कौन सा है? इसमें A से E तक कथन दिए गए हैं, कुछ सही है कुछ गलत है, सही कथनों का हमें चयन करना है। मध्य पृष्ठीय ठोस और दोहरी तंतुराज्य की उपस्थिति होती है, तो ये जो है वो गलत है। बंद परिसंचरण तंत्र की उपस्थिति, ये बी सही है। ग्रेसनी में युग्मित क्लोम छिद्रों की उपस्थिति, ये भी सही है। पृष्ठ हृदय की उपस्थिति, ये गलत है। तिरकोरिक कूट गुहा, ये भी गलत है। नीचे दिए गए विकल्पों में उचित उत्तर का चयन करना है, तो इसमें बी और सी सही है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। यह भी बिल्कुल वैसा ही सवाल है, इसमें ए से ई तक कथन दिए गए हैं, इसमें सही कथन देखना है। कथन ए में दिया है शरीर से अत्यधिक शारीरिक द्रव का ह्रास प्राण ग्राहियों को बंद कर देता है, ये गलत है। बी पे जो कथन है वो है ADH मूत्रलता को रोकने के लिए जल के पुनरावशोषण को सुगम बनाता है, ये कथन सही है। ANFY का विस्तारण करता है, तो ये भी सही है। ADH रक्तदाब में वृद्धि करता है, ये भी सही है। तो ADH GFR में कमी की तरह ये गलत है, तो इसमें BCD जो कथन वो सही है। केवल BC और D कथन सही है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। 188वां प्रश्न है तिल चट्टे में उत्सर्जन, ये खाली जगह है, इसके द्वारा होता है, यानी इसमें ए से लेकर ई तक दिए हैं, इसमें से किस किस के द्वारा होता है? तो देखते हैं, इसमें फैलिक ग्रंथि ये नहीं, यूरेकोस ग्रंथि इसके द्वारा होता है। नेफ्रोसाइट्स और बसापिंड इनके द्वारा जो है वो उत्सर्जन होता है तिल चट्टे में, तो BCD यानी BC और D के द्वारा होता है। तो उचित जो विकल्प है वो पहला ही है,
तो पहला विकल्प इसका सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड। कोशिका चक्र की G0 अवस्था में कोशिका उपापचयी रूप से निष्क्रिय होती है, तो ये जो कथन है वो असत्य है। कथन दूसरा है सेंट्रोसोम अंतरावस्था को S अवस्था में द्विगुण करता है, तो इसमें पहला गलत है, दूसरा कथन जो है वो सही है। इसमें देख रहे हैं कथन फर्स्ट असत्य है लेकिन कथन सेकंड सत्य है, तो दूसरा विकल्प सही है। 190वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करो। ये सूची फर्स्ट है, ये सूची सेकंड है, इसको हमें सम्मिलित करना है। संभार तंत्र वृद्धि ये है सीमित संसाधन की उपलब्धता की अवस्था, तो ए के सामने 2 आएगा। चर घातांक की वृद्धि ये हमारी असीमित संसाधन की उपलब्धता की अवस्था, तो बी के सामने फर्स्ट आएगा। बढ़ती आयु पैरामीटर ये है हमारा जनन पूर्व आयु के व्यक्तियों की प्रतिशतता अधिकतम होती है, जिसके बाद जननक्षम एवं जनोत्तर आयु वर्ग के लोग आते हैं, तो ये सी के सामने जो होगा वो 3 होगा और डी के सामने हमारा बचा है चौथा, तो डी के सामने चौथा होगा। विकल्प हम देखें तो A2, B1, C3 और D4, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में दिया गया है कि निम्न में कौन से कथन सही है, यानी इस कथन दिए गए हैं A से D तक। इन कथनों में सही कथन देखना है, तो कथन जो सही है वो B में दिया गया है बेसोफिल हिस्टामिन सेरोटोनिन एवं हिपेरिन का स्राव करती है, ये कथन सही है। और बेसोफिल शोधकारी प्रक्रिया में सम्मिलित होती है, बी। सी सही है। बी और सी ये 2 कथन है जो सही हैं। इनमें विकल्प में देखते हैं, केवल बी और सी कथन है वो सही है, तो पहला विकल्प इसका सही है। मानव मस्तिष्क का भाग जो लैंगिक व्यवहार, उत्तेजना की अभिव्यक्ति, खुशी, गुस्सा, डर इत्यादि का नियंत्रण करता है वो है लिम्बिक तंत्र और हाइपोथैलेमस, तीसरा विकल्प इसका सही है। निम्न में से कौन अंतः प्रजनन का लाभ नहीं है, तो ये 4 हमारे विकल्प दिए गए हैं। इनमें दूसरे विकल्प में दिया गया है लगातार अंतः प्रजनन के बाद ये अंतः प्रजा समष्टि की उत्पादकता कम करता है, ये नहीं है अंतः प्रजनन का लाभ, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। कौन सी विशिष्टताएं एकमात्र स्तनधारियों की हैं, यानी ऐसी विशिष्टताएं जो सिर्फ और सिर्फ स्तनधारियों में पाई जाती हैं, वो हैं रोम, कर्णपल्लव एवं स्तन ग्रंथियां, तो ये चौथा विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। इसमें देख रहे हैं मास्ट कोशिकाएं, ये मास्ट कोशिकाएं वो एरियोलोरल संयोजी ऊतक हैं, तो ये दूसरे से मिलान होगा। श्वसनिका की आंतरिक सतह ये है हमारी पश्चिमाभिक उपकला, तो बी का मिलान फर्स्ट से होगा। और सी जो है रक्त, ये विशिष्ट संयोजी ऊतक है, तो चौथा। और व्रकाणुओं के नलिकाकार भाग ये हमारे घनाकार उपकला है, तो इसमें A2, B1, C4, D3, तो ये हमारा पहला विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में भी सही कथन का सिलेक्शन करना है कि सही कथन कौन कौन से हैं, तो इसमें सही कथन है बी, पश्चावस्था में गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं और अर्ध गुणसूत्र अलग होते हैं, ये बी जो है कथन वो सही है। और डी में दिया गया है केंद्र का गोल्जिका एवं ER अंत्यावस्था में पुनः बन जाते हैं, तो ये सही है। तो कथन बी और डी में जो दिए हैं वो ही सही हैं, बाकी के गलत हैं, तो चौथा विकल्प इसका सही है। इनमें से कौन से तिलचट्टे की लैंगिक द्विरूपता का विशिष्ट लक्षण है, यानी ऐसी कौन सा इसमें गुण है जो उसको लैंगिक द्विरूपता में विशिष्टता प्रदान करता है, तो यह है गुदाशुक की उपस्थिति, तो चौथा विकल्प इसका सही है। यदि बने हुए mRNA का क्रम नीचे दिया गया है, यानी ये जो क्रम दिया गया है 5AUCG AUCG AUCG, ये क्रम हमारा है 3 तक, तब निम्न में कोडिंग रज्जु का क्रम क्या होगा, तो ये होगा हमारा कोडिंग रज्जु का क्रम 5ATCG ATCG, ये इस तरीके से 3 तक चलेगा, तो पहला विकल्प इसका सही है। निम्न में से कौन सा थायराइड हार्मोन के नियंत्रण में नहीं है, तो इसमें जो सोने जागने के क्रम की सामान्य लय है ये थायराइड हार्मोन के नियंत्रण में नहीं है, और प्रतिरक्षा तंत्र का विकास
ये जो दो कथन है ये काम जो है वो थायराइड हार्मोन के नियंत्रण में नहीं है, तो बाकी के ये सारे काम थायराइड हार्मोन के नियंत्रण में है। तो ये केवल सी और डी, तो पहला विकल्प इसका सही है। यह है 200वां प्रश्न, कंकाल पेशी के विषय में कौन से कथन सही है। तो इसमें कथन 4 दिए गए हैं, इसमें कंकाल पेशी के संबंध में कौन सा सही है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बी में जो दिया गया है, पेशी तंत्र का सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कैल्शियम आयनों का भंडार गृह है, ये बिल्कुल कथन सही है कंकाल पेशी के विषय में। और सी विकल्प में दिया है कंकाल पेशी की धारीदार दिखावट एक्टिन एवं मायोसिन प्रोटीन के वितरण प्रतिरूप के कारण होती है, ये भी सही है। यानी बी और सही जो बी और सी कथन है वो कंकाल पेशी के विषय में बिल्कुल सही है। विकल्पों में देख रहे हैं केवल बी और सी, चौथे विकल्प में दिया गया है केवल बी और सी कथन सही है कंकाल पेशी के विषय में, तो चौथा विकल्प इसका सही है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं हम समाप्त करते हैं। आगे वीडियो हम विस्तार से लेकर हाजिर होंगे। इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ आंसर दिया है, यानी उत्तर बताया है। तो हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम मूल बोले हैं इसकी गुलसिता हमारा।